मैं स्पीकर मैम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो कीमती वक्त निकल के यहाँ आई है और जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थिति है पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो लोग को सब लोग को मैं विनती करता हूँ कि अपना जो हम सीखने के लिए यहाँ आए हैं, दया करके जो सार लोग और जो सिखा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और ऐसे ही प्रश्न और जो कुछ भी समझे और प्रश्न कीजिए। तो फर्स्ट में हमारा लीडर एक भाई है। अच्छा, मैं एक बिल पास करना चाहता हूँ। तो आज का जनरेशन में ऐसा क्या चीज है जो कि हम राष्ट्र निर्माण करने के लिए हमको रुकता है? वो बिल मैं स्पीकर मैम को पहले देना चाहता हूँ और सब लोग को बताएंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे। आज का दिन में क्या ऐसा चीज है जो हम राष्ट्र निर्माण में हमको रुकता है? हेलो हेलो, देखिए सदन में एक बिल आपको प्रेजेंट करना है। सब्जेक्ट दिया हुआ है विकसित भारत जो 2047 में कैसा होगा। तो मैं इनकी ओर से ये प्रस्ताव रख रहा हूँ। मैं सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करके सदन में एक प्रस्ताव मैं पारित करने की अनुमति चाहता हूँ। हमारी सरकार ने यह डिसाइड किया है कि जो विकसित भारत 2047 में कैसा होगा उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने हमारे सभी एमपीज़ के साथ गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यह तय किया हुआ है कि 2047 में विकसित भारत कैसा होगा। उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा तो हमारा देश एक यूथ डेवलपमेंट कंट्रीज है और 2047 में जो हमारा युवा होगा वो विकसित भारत के लिए सबसे अहम मुद्दा बन के रहेगा। तो यह बिल मैं प्रस्तुत करता हूँ और मेरे साथी मित्रों से भी अनुरोध करता हूँ कि उसके बारे में वो अपनी राय दें। सर ने बहुत अच्छी बात की। 2047 जब हमारे देश के 100 साल पूरे होंगे आज़ादी के बाद के, अभी जो जहाँ से दौर से हम गुजर रहे हैं वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा धन है। अगर 47 तक हमें विकसित होना है तो हमें युवा धन का अच्छे से उपयोग करना होगा, क्योंकि आज से 20 साल बाद अभी जो युवा है जो 20-25 साल के आसपास के हैं वो 40-45 के आसपास हो जाएंगे। उसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि अभी जो 10 साल है वो हमारे गोल्डन ईयर है, यंगेस्ट इंडिया जो अभी 10 सालों में रहेगा। इस 10 सालों में पहले हम 47 के बारे में जो सोचना पड़ेगा, तो बिल्डिंग की जो पाए है, जो फाउंडेशन है वो अभी हमें शुरू करना चाहिए। उसके लिए विविध क्षेत्र जैसे नारी विकास, औद्योगिक विकास, शिक्षण के क्षेत्र में, और आगे हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन, और उसके आगे बीमारी मतलब हेल्थ, वो सभी क्षेत्रों के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी हम जो फाउंडेशन बेसिक है वो बेसिक के बारे में हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले 2 चीज़ें हमें अभी परेशान कर रही है इंडिया को आगे बढ़ने में। वो एक तो युवाओं का जो युवा धन है उसकी एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है, दूसरा है कि हेल्थ के लिए जो मिनिमम हम दे रहे हैं वो सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो अगर हम इस दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी में काम करें तो थोड़ा हम सभी देश के सभी वासियों को साथ में जोड़ पाएंगे। इसके लिए हमने ये तय किया है कि सिक्योरिटी के तौर पे गांव के हर एक इंसान को बेसिक कम्युनिकेशन और कंप्यूटर की तरफ, जैसे मोबाइल चलाना नॉर्मल, वो कम्युनिकेशन स्किल उनकी डेवलप हो। हर एक गांव में एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जहां पे सामान्य इंसान जाकर अपने सारे पेपर्स के लिए, अभी आपको पता है आधार कार्ड ये वो सारे का जो पेपर वर्क करना रहता है उसके लिए बहुत सारी सुविधाओं से हम वंचित हो जाते हैं,
क्योंकि सामान्य इंसान को वो सब नहीं पता है कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है। अभी तुरंत में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम, जैसे किसी को बिजनेस शुरू करना हो तो 2 लाख रुपए की लोन मिलती है, लड़कियों को हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं, पर वो नहीं ले पा रहे। तो हमारा जो सबसे निम्नतम स्तर है, जो रूट इंडिया है, वो डेवलप नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हर एक गांव में एक केंद्र हो ऐसा, जहाँ पे वहाँ का स्थानिक इंसान बैठे और वो गांव के सभी लोगों को उनके जो भी पेपर वर्क है, जो भी उनको मदद चाहिए, वो वहाँ शुरू हो। थैंक यू। माननीय महोदय जी, मेरा बिल यह है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हर राज्य में हर युवा छोटे छोटे मतलब हैं, उन 14 सालों में बिजनेस मतलब पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस का भी स्किल सीखे। इस प्रकार के मैं पारित करना चाहिए ताकि 2047 तक ज़्यादा बेरोजगारी कम हो सके और हमारा भारत को विकसित करने में लाभ मिलेगा, जिसमें बेरोजगारी कम होगी। नमस्ते अध्यक्ष मैडम, हमारा पीएम सर नमस्ते। मैं पिंटू शेट्टी उड़ीसा कंधमाल का हूँ। मैं शिक्षा का और स्वास्थ्य के ऊपर मेरा मत रखता हूँ। हमारा जो 10 साल है, 10 साल के बाद हम सब बच्चों को हम फ्री में शिक्षा देंगे। इसका साथ साथ हमारा जो 10 लाख का इंश्योरेंस है हेल्थ का, वो 15 लाख देंगे। इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। हमारा जो मध्यवित्त परिवार हो, इसका करेंगे तो हमारा देश बहुत डेवलप हो सकता है। महोदय, अगर विकसित भारत 2047 तक अगर सफल होता है तो हमारी देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक होगी। नमस्कार मैडम स्पीकर, मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से योगेश नायर। मेरा प्रस्ताव यह है कि मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और नारी सम्मान पर बात करूंगा। हमारा भारत देश 2047 तक विकसित होने का संकल्प लिया है, तो मैं शिक्षा पे ये बात करूंगा कि मैं 2047 तक हमारे सरकार द्वारा भारत के युवाओं को फ्री में शिक्षा KG 1 से लेकर PG तक का फ्री शिक्षा देने का निर्णय लिए हैं। और जैसे वर्तमान में हो रहे पेपर लीक और इन सब से छुटकारा मिलेगा। सभी में नियम कानून लागू होंगे और सभी मतलब भारत के देशवासियों को समान शिक्षा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को समान शिक्षा मिले, ऐसा प्रयास हमारी सरकार की है। धन्यवाद। Respected Speaker ma'am and respected PM sir and my dear all opposition and ruling government leaders, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। वो 2047 में हमारा देश में वो टेररिज्म ख़त्म करेंगे, इसलिए हमको वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी वेपन दरकार है, वो अस्त्र शस्त्र सब चाहिए। इसलिए मैं वो उपस्थापना करना चाहता हूँ। कोई भी गांव में कहाँ भी वो टेररिज्म हमको ख़त्म करना चाहिए। वो 2047 में हम फ्री सेफ रहेंगे हमारा इंडिया में, जैसे बाहर कंट्री में रहते हैं, ऐसे हम पूरा सेफ एंड फ्री रहेंगे। मैं माननीय महोदय से विनती करना चाहती हूँ कि अभी हमारा जो शिक्षा मंत्री ने बात रखी फ्री शिक्षा की, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में फ्री शिक्षा है ही, लेकिन हम जानते हैं कि कितने लोग हमारे बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में पढ़ाते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट या तहसील की हम बात करते हैं, वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल के सामने 50 प्राइवेट स्कूल है और ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट। तो फ्री शिक्षा का जो मुद्दा उन्होंने रखा है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो कैसे ऑनरेबल मैडम स्पीकर, जैसे मैम ने हमें कहा कि यूथ के बारे में, हमारे देश में बहुत ही युवा धन है। आपने कहा कि हमें यूथ को आगे बढ़ाना है,
तो आप क्या क्या प्रावधान लाने चाहते हैं यूथ के लिए कि वो आगे बढ़ सके? और आपने जब यूथ की बात की और किसी ने यहाँ पे टेररिज्म की भी बात की है, हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे बहुत सारे नक्सल एरियाज में है, यूथ को ब्रेन वॉश करके टेररिस्ट बनाया जा रहा है, नक्सलवादी बना दिया जा रहा है। तो आप उसके लिए क्या प्रावधान लाने चाहते हैं? और जो लोग पहले से ही जा चुके हैं, पहले से ही नक्सलवादी बन चुके हैं बहुत ही कम उम्र में, उनको वापस लाने के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं? क्या आप उनको पकड़ के जेल में डालेंगे? क्या ये उनकी गलती है? क्या ये उनकी गलती है कि वो उस जगह में है, उनका ब्रेन वॉश क्या क्या है? या ये हमारी सरकार की गलती है कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं? आप क्या करें? आपके शासनकाल में हम देख रहे हैं कि ये नक्सलवादियों की संख्या बहुत ही बढ़ रही है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? और आपने जो कहा कि हमें मेडिकेशन के लिए कुछ मुफ्त मेडिकेशन देना चाहिए, आप उसी समय पे मध्यम वर्ग लोगों से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टैक्सेस ले रहे हैं। अगर मध्यम वर्ग के लोग हर एक छोटी मोटी चीज़ों में टैक्स देते रहेंगे तो वो अपनी जमा पूंजी कहाँ पे लगाएंगे? वो जमा पूंजी इसीलिए रखते हैं कि वो अपने आपातकालीन स्थिति में उसको यूज़ कर सके। जैसे कि कहीं भी किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई अगर आपातकालीन स्थिति आ जाए, भगवान ना करे आए, और अगर आ गया तो वो अपना जमा पूंजी वहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। लेकिन अगर हर छोटी मोटी चीज़ में इतना ज़्यादा टैक्स लेंगे तो अपना मेडिकेशन कैसे करेंगे? सरकार भी उन्हें बस कुछ ही हद तक उनको पैसे से मदद कर सके, लेकिन बाद में अगर किसी को बहुत ज़्यादा बड़ा रोग हो गया, मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परिमाण में आपको चाहिए पैसे चाहिए, तो वो कैसे करेगा? अगर आप टैक्स इतना ही बढ़ाएंगे तो मध्यम वर्गीय लोग कैसे करेंगे? और एक बात यहाँ पे गौर करना चाहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट अपने बहुत से गवर्नमेंट फील्ड जैसे पोर्ट्स, एयरलाइंस जैसे प्राइवेट कंपनीज को बेच रही है। यहाँ तो हम ऊपर से टैक्स भरते जा रहे हैं और ऊपर से प्राइवेट कंपनी हमें और लूटी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूट में लिखा गया कि गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये क्या मजाक की बात नहीं रही? सारे सुख सुविधा अगर बड़ी कंपनी को बेचे जाएंगे तो हम कहाँ से लाभ उठाएंगे? जैसे आपके शासनकाल में हम देख रहे हैं बहुत सारी सरकारी चीज़ें निजीकरण हो चुकी हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक और भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जिसे हम बाल्को के नाम से पहले जानते थे, वो स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज को निजीकरण में दे दिया चुका है। फिर हम देख रहे हैं कि इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसको रिलायंस ने ले लिया है अपने अंतर्गत। फिर हम देख रहे हैं कि BSNL को टाटा ग्रुप ने ले लिया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या प्राइवेटाइजेशन जरूरी है? इतनी जरूरी है? MP जो क्वेश्चन किया है, टेररिज्म हमारा सरकार कैसे ख़त्म किया है, तो आप जानना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूँ। स्कूल का टाइम में हमारा NSS, रेड क्रॉस, स्काउट और गाइड और की पढ़ाई का बाद में जो हमारा नेहरू युवा केंद्र है, उसको बच्चों को हमें लेते हैं और कुछ अच्छा शिक्षण देते हैं, जिसका बाद की हमारा रूरल एरिया में नक्सलवाद पैदा नहीं होगा। और मैं बोला रोजगार का बात में, रोजगार को तो यही बोलूँगा को सरकार का नौकर पीछे नहीं भागेंगे और बिजनेस के लिए हमारा सरकार नया स्कीम लेके आए हैं, वो स्कीम की यूटिलाइज करिए। तो आजकल युवा लोग क्यों नक्सलाइट बनते हैं और क्यों जाते हैं? तो देखिए मेरे युवा भाई लोग, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। आप है ना जो नक्सल और बनना चाहता है, उसको है ना जो नक्सल बने हैं पहले, वो लोग उसको मोटिवेट करते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ दिखाते हैं। जाओ, अगर तुम यहाँ जाओगे तो कुछ मिलेगा, तुम्हारा फैमिली अच्छा होगा, तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ वो लोग को मोटिवेट करते हैं। क्योंकि हमारा है ना जो माइंड यूथ का रहता है, ऑटोमेटिक हम लोग बिलीव कर देते हैं कि हम कुछ करेंगे बोल के। तो इसलिए फास्ट जो नक्सलाइट बनने के लिए जा रहा है ये युवा पीढ़ी, फास्ट उसको क्या करना पड़ेगा? उसको समझाना पड़ेगा। क्या बोल के समझाना पड़ेगा? तुम क्यों जा रही हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, मीन्स जाने का उद्देश्य क्या है तुम्हारा, इसलिए तुम जा रहे हो। और सेकंड बात क्या है, क्या करने के लिए तुम जा रहे हो, समझ रहे हो ना, क्या करने के लिए जा रहे हो। अगर वो दो चीज, अगर नक्सलाइट बनने के लिए जा रहा है वो युवा पीढ़ी को अगर हम अच्छा से समझाएंगे ना, मेरा आइडिया से वो समझ जाएंगे, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। आपने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्राइवेट है, सिम प्राइवेट है,
तो इसलिए प्राइवेट वो जाके नुकसान हो तो हमारा नुकसान ना हो, उनसे हम जो GST लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, उससे हमें प्रॉफिट मिलता है और नए नए युवाओं को बिजनेस करने का मौका मिलता है। अगर वो सरकारी होगा तो सरकारी में थोड़ा लापरवाही होता है, जिससे ढंग काम नहीं करते, जितना प्राइवेट में होता है उतना सरकारी में नहीं होता है। इसके कारण ज़्यादातर हमें प्रॉफिट के कारण प्राइवेट करना पड़ता है। दूसरा बात के MP वही भी बोला था हेल्थ का ऊपर, जो ज़्यादा से ज़्यादा रोगों हो गए तो हम कैसे हैंडल करेंगे। तो मैं बोल रहा था जो नॉर्मल जो डिजीज है, इसके लिए हमारी सरकार आयुष्मान योजना में 10 लाख पैकेज रखा है। वो जिसको ज़्यादा बीमार हो जाता है, इसके लिए हम 20 लाख तक हमें इंश्योरेंस देंगे। वो उसका परिवार का जिम्मा है, हमारा सरकार ले रखा है, इसीलिए उस परिवार को कुछ होने नहीं देंगे। हम के लिए हम तो GST लेंगे ही, हम भी दूसरे लोगों को अपॉइंटमेंट करना है और वो जॉब वालों को भी पैसा देना है, इंडिया को आगे भी बढ़ाना है, दूसरे कंट्री के जैसे बनाना है, इसलिए हम GST लेते हैं। बोलना चाहता हूँ, जो बोल रहे थे भाई ने, तो शिक्षा का बात बोल रहे थे कुछ। देखो आज का युवा पीढ़ी क्या होता है, जब भी पॉकेट में मोबाइल है तो कोई भी किसको नहीं पूछता है, समझ रहे हो। तो आजकल देखो, पहले क्या होता था, सब लोग एक साथ मिलकर डिस्कस कर रहे थे, सब लोग क्या करना है, मेरा बच्चा पूरा दुर्बल हो जा रहा है तो उसको कैसे मैं हैंडल करूं, माँ बाप पूछते थे। लेकिन अब देखो एक अलग अलग क्वार्टर बनता है लोग रहने के लिए, तो अपने क्वार्टर में अपने मोबाइल पकड़ के बच्चे रात भर क्या करता है मम्मी पापा को भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो खेलने का टाइम में मोबाइल पकड़ के रहता है, खाने का टाइम में मोबाइल पकड़ के रहता है, जिसका फल उसका हेल्थ अच्छा नहीं बनता है। क्योंकि हम देखते हैं जब यहाँ आए हैं, स्किल डेवलपमेंट है, कुछ हम योगा करते हैं, कुछ करते हैं, वो टाइम में हम हमेशा मोबाइल पकड़ के ही रहते हैं, इसलिए हमारा शरीर नहीं बनता है और हम एजुकेशन भी ज़्यादा हम फोकस नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मोबाइल जितना अच्छा है इतना भी बुरा है, क्योंकि हम जैसे मोबाइल को यूज करेंगे ऐसा ही हमारा फ्यूचर बनेगा। और मोबाइल को जितना हम मीन से जितना पास जाएंगे, मोबाइल इतना हमारे पास आएगा तो एजुकेशन पूरा दूर दूर चला जाएगा। इसलिए पहले हमको क्या करना है, एजुकेशन को पकड़ना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, हमको थोड़ा मोबाइल से दूर रहना है, तभी हमारा अच्छा शरीर बन सकेगा और अच्छा एजुकेशन भी हम डेवलप कर सकेंगे। आप मोबाइल की बात की, ये जो अभी जो सीएम महोदय ने जो बताया, मैं उसका थोड़ा स्पष्टीकरण करती हूँ। जैसे अभी हम छोटी मोटी बातों के बारे में बताया, जैसे अभी हम पार्लियामेंट के बारे में ही बताएं कि जब हम साथ में बैठ रहे हैं तो सामने मुद्दा चल रहा है तो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फिर बच्चे जैसे डिसिप्लिन मोबाइल के बारे में बताया तो मोबाइल में बच्चे घुसे जा रहे हैं। पारिवारिक माहौल में भी देखो तो पहले जैसा प्यार हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि उनके जड़ है सेल्फ डिसिप्लिन। बच्चों में जैसे जापान हम देखते हैं कि कितने सालों में कितना आगे आ गया, उसमें एक है कि उनके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम शिक्षा के अंदर दो चीज़ें मुख्य रूप से आगे बढ़ाएंगे। वो दो चीज़ें हैं, एक सेल्फ डिसिप्लिन और कौशल्य। कौशल्य के लिए अभी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बिजनेस में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो वो सारी जितनी भी स्कीम्स है, वो सारी स्कीम्स वहाँ पे पहुँचे, उसके लिए पहले भी हमने बताया था कि उसके लिए एक बेसिक शिक्षण केंद्र रहेगा या फिर एक बेसिक ऑफिस रहेगी हर एक गांव में, जहाँ पे लोगों को, आम आदमी को जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, उनको भी वहाँ से सूचित किया जाएगा जो भी उनकी ज़रूरतें हो। दूसरा, किसी ने बताया नक्सल के बारे में, तो उसमें आप ये भी सोच सकते हो कि नक्सल नहीं 5 साल या 10 साल में पैदा नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि वो हमारी सरकार में पैदा हुआ है। वो पैदाइश है एक पर्यावरण कटौकटी की, जो आज़ादी के बाद किसी एक सरकार ने ठीक से ध्यान नहीं दिया था और नक्सल की
शुरुआत का जो माहौल था उसके थॉट ऐसे थे कि हमारे जंगलों को हम बचाएं, हमारे लोगों को हम बचाएं, हमारे पेड़ पौधों को हम बचाएं। वहाँ से आदिवासी लोग या फिर आम आदमी को वहाँ से बेनिफिट नहीं दिया गया। उनको रोक लगाई गई कि पर्यावरण को नुकसान वो कर सकते हैं, अगर सरकार है तो वो कर सकती है। तो आप सरकार पे नहीं कह सकते, किसी एक ऑफिसर पे कह सकते हो या फिर वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी उनको कह सकते हो। हाँ, ये बात है कि पिछले कुछ सालों में जो भी सरकारें आई उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जो नक्सली मामला था जो पर्यावरण के प्रति शुद्ध भाव से शुरू हुआ, ऐसा कई जगह पे पेपर में लिखा हुआ है, पर फिर वो पर्सनलाइज हो गया। अभी बच्चों को जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ के बच्चों को वो लोग बहला फुसला के ले जा सकते हैं। आप अपनी सरकार में ऐसा उसमें मत सोचिए कि आपकी सरकार है या हमारी सरकार है। आपके सरकार में जो मंत्री है अभी नक्सल के एरिया में है, उनको बताइए कि वो थोड़ा अच्छे से काम करें, बच्चों के एजुकेशन में थोड़ा डेवलपमेंट करें। तीसरा, हेल्थ के बारे में, हेल्थ में बहुत सारे स्कीम्स हमारी है। आयुष्मान कार्ड में 15 लाख तक भी काम हो रहा है और वो हम जितना हो सकते उतने लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब आप अपना मत रख सकते हैं। ने कहा कि आप जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो निजीकरण कर रहे हैं, उन्होंने एक वाक्य कहा कि सरकारी काम में लापरवाही होती है। तो क्या ये आपको आपके खुद के सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या आपको इसीलिए आपके लोगों ने चुना है कि आप लापरवाही करें और आप अपना काम किसी दूसरे के ऊपर थोप दें? क्या ये सही बात है किसी आप जैसे एमपी को बोलने के लिए? आपने जो कहा लापरवाही, किस तो क्या आप खुद मानना चाहते हैं कि आप सक्षम नहीं हैं इस देश को चलाने के लिए? क्या यही आपका पॉइंट था? मिलेगा, लेकिन एजुकेशन जो पहले जब आज दिन के दिन बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, वो कौन सा एजुकेशन? आप किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें दिन के दिन बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है और सब डिसिप्लिन कल्चर के बारे में जानता है? आपको पता है वक्त है, लेकिन फिर भी हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों? मुझे लगता है सरकार में कोई गड़बड़ी होगी। इसलिए हमें ज़रूरत है कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। हमें बिजनेस स्टार्ट करने चाहिए, तो आपका क्या सब प्रावधान है? अगर कोई जैसे हम देख रहे हैं आजकल गांव में बहुत सारे एसएचजी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे छोटे मोटे मध्यम वर्ग के लोग भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपका क्या सब प्रावधान है? आप कैसे फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर सकते हैं? तो आप अगर हमें ये स्पष्टीकरण दे सके कि आपका प्रावधान क्या है और स्कीमें आप क्या निकालना चाहते हैं उनके लिए, तो हमें भी खुशी लगेगी और जब वो जानेंगे तो उन्हें भी खुशी होगी। तो हमें ज़रा बताइए, ज़रा स्पष्टीकरण दीजिए कि आपका क्या सब प्रावधान है, जो हम जो बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो बनाते हैं, तो आप उनको कैसे सपोर्ट करना चाहते हैं? मैंने अभी नए कायदे कानून लगाए हैं कि 16 साल के बच्चे को मोबाइल यूज़ नहीं करना, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर जब कोरोना के बाद ऑनलाइन शिक्षा की ज़्यादा प्रचलित हुई, तो मोबाइल नहीं होगा तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे कैसे? और मोबाइल छोड़ने की लत से आप सरकार क्या प्रावधान करेंगी कि बच्चे मोबाइल कम उपयोग करें? तो मंत्री ने बोला जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी के बारे में अपने सरकार ऐसे जीएसटी लगाता है जैसे कि हर जगह में जीएसटी, खाने के पीने के सभी। तो जीएसटी के बारे में हमारा आदिवासी एरिया जो होता है, जो गरीब लोग होता है, खाने के लिए थोड़ा जैसे हम उड़िया में बोलते हैं केंदू पत्र काम कर रहा था, उसके लिए भी जीएसटी, मुड़ी खाने की चीज़ उधर भी जीएसटी। ऐसे जीएसटी आप लोग लगाएंगे तो गरीब लोग कैसे विकसित होगा? ये मेरा एक सवाल है, आप निर्णय कीजिए। अब जैसे जीएसटी लगा रहे हैं, तो मुझे वो दिन दूर नहीं लग रहा कि जैसे एक बार हमारे जो महात्मा गांधी थे, जब हमारे नमक के ऊपर टैक्स लगा था, जब वो डांडी मार्च निकाल के लाए थे, मुझे भी अभी वो दिन बहुत ही पास लग रहा है कि आप हर एक छोटी चीज़ में जीएसटी लगाएंगे और हमारे जो देशवासी हैं वापस आपके विरुद्ध आंदोलन करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे कि आपकी सरकार नीचे बढ़े। नक्सल वाले को मोटिवेट करना चाहिए, वो समझ जाते हैं। तो ऐसे तो नक्सलवादी नहीं होते, फिर भी दिन के दिन बढ़ते तो जा रहा है। जितना 2001 से 2011 में देखा हूँ, तो नक्सलवादी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। खास करके हमारे मावड़ी एरिया माध्यम से, जैसे कि मंत्री जी ने कहा, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अस्पतालों में
अस्पतालों में फ्री में इलाज होता है। मैं पूछना चाहूँगा ये कार्ड सिर्फ सरकारी अस्पतालों में क्यों काम आता है, प्राइवेट में भी काम आना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ऐसे कोई सरकारी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते जितना प्राइवेट हॉस्पिटल में रहते हैं। तो ये कार्ड क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं लाता है? समझा हूँ, इतना बोलना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं, तो जिसका पास वो ब्लेजर है तो उसको क्या बोलेंगे? नहीं, वो कुछ प्रोग्राम के लिए आए हैं। तो हम जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो यूनिफॉर्म पहन के तो बाहर कॉलेज जाके हम अटेंड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? बोलो। अगर मैं सचो में ऑटोनॉमस कॉलेज फुलवाड़ी में पढ़ रहा हूँ, मैं बरहमपुर जाके बोलूँगा मैं वो कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा स्पीकर नहीं तो यहाँ पर जो टीचर होगा वो मुझे परमिशन देगा अंदर जाने के लिए? देगा क्या? बोलो ना, देगा क्या? नहीं। ऐसा भी होता है कुछ रूल गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ने हमारा फायदा के लिए, हमारा स्वास्थ्य के लिए जो लगाया है उसको सिर्फ गवर्नमेंट ही दे सकती है, प्राइवेट में नहीं मिल सकती। समझ रहे हो मेरा बात? इसलिए ध्यान से सुनिए, जो स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ वो स्कूल का अथॉरिटी जो मुझे बोलेगा मैं उसको मानना चाहूंगा और मानूंगा भी, और जो स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ उसका अथॉरिटी में जो भी मुझे बोलेगा मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं उसका स्टूडेंट नहीं हूँ। तो ऐसा ही गवर्नमेंट ने जो फायदा हमारे लिए गवर्नमेंट ने किया है, लिखा है उस संविधान में जो लिखा है वो सिर्फ गवर्नमेंट में ही मिल सकता है, प्राइवेट में मिल सकता नहीं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आपने जो कहा वो सही कहा कि हम सभी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन हमारे सारे देशवासियों को पता है कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत क्या है। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम जब भी जाते हैं कोई ना कोई मरीज हमेशा नीचे सोया रहता है, कभी डॉक्टर नहीं होते हैं, कभी इलाज नहीं हो पाता है। अब अगर हम डॉक्टर को जाके बोलेंगे कि आप आइए हमारा इलाज कीजिए, वो आते हैं 2-3 घंटे के बाद, तो करे क्या? एक आम आदमी करे क्या? अगर आपके घर का कोई मर रहा होगा, अपने आखिरी सांसें गिन रहा होगा, तो आपको जाना ही पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल। और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम देखते हैं कि जो छोटे मोटे ग्राम हैं उनमें वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज है भी नहीं। अगर किसी को आपातकालीन स्थिति में कहीं अपना इलाज करवाना हो तो वो बाध्य होकर प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाएगा। और फैसिलिटीज भी हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी मिलती है, डॉक्टर भी अच्छे मिलते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप अच्छे डॉक्टर कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाएं, कैसे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज बढ़ाएं। आप ये नहीं कह सकते कि आप बस गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं, आपको वो बताना पड़ेगा कि क्यों जाए हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर हमें उधर जाना है तो हमें वैसा ट्रीटमेंट भी चाहिए, ये बात आपको देखनी पड़ेगी। तो फिर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कौन कहता है अभी प्राइवेट मेडिकल में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है बोल के? अभी जो है ना ऑटोमेटिक अभी 65 का वर्ष में अभी जो लोग है ना 65 इयर्स ओल्ड, वो लोग का आयुष्मान कार्ड अभी चालू हो चुका है। तो हमको क्या करना है, जो 65 का इयर्स ओल्ड नहीं है उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में डाल सकते हैं। और जो बूढ़ा लोग है, जो बूढ़ी लोग है, वो लोग को तो अभी सुविधा आयुष्मान कार्ड तो लागू हो चुका है सब जगह पे। अभी मैडम बोल रहा है सब जगह पे, ओडिशा में भी है, मैं अभी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ छत्तीसगढ़, वो उसमें भी चालू है। मैं पेशेंट केयर में काम करता हूँ, उसमें भी लोग आते हैं, फ्री में ट्रीटमेंट होकर जाते हैं। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि आयुष्मान कार्ड हमारे लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में लागू नहीं है बोलते, सब में लागू हो चुका है, सिर्फ हमको समझना है। थैंक यू। बोला नक्सलवाद को रोकने के लिए हम क्या क्या पदक्षेप लिए हैं वो जानना चाहता है, तो मैं बोलता हूँ हमारा गांव में सहाय देने के लिए काम मिलता है। वो जो नक्सल सरेंडर करता है उसको पुरस्कार मिलता है। और जो नक्सल सरकार को गुड इंफॉर्मेशन मिलता है उसको सोशल मीडिया में हमारा सरकार उसको स्पेशल कोटा में रखता है। वो नक्सल का कैसे भविष्य तो उज्जवल हो इसका परिवार के ध्यान में हमारा सरकार रखता है। और नक्सल सरेंडर होने के बाद कैसे इसका जीवन शैली है, हमारा कुछ संस्था है उसको रास्ता दिखाने के लिए। शिक्षा के बारे में हमारी नई शिक्षा नीति एनईपी ने शिक्षा को आधुनिक रोजगार से केंद्रित बनाया है और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग को भी बढ़ावा दिया है और युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए स्किल्स इंडिया और अन्य कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। आपने बोला कि एजुकेशन करते हैं उसको सबको रोजगार दिए,
एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ही रोजगार दे। अगर रोजगार देंगे तो फिर धान कौन उगाएगा, फसल कौन उगाएगा और किराना दुकान कौन चलाएगा सब। और आपने बोला कि प्राइवेट में नीचे नहीं सुलाते, गवर्नमेंट में। हमारा ये मकसद होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी आए, जो भी मरीज आए, जितने भी आए, सीट रहे नहीं रहे, कोशिश ये करते हैं कि उनका इलाज अच्छे से कराएं। पोस्ट कैंप प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो इतना प्रोग्राम आने के बाद भी हमारे देश में दिन के दिन बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ते जा रहा है, वो मैं जानना चाहता हूँ। आपने देखा होगा पिछले सालों से दिन के दिन बहुत बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, सही कहा ना मैंने? सबको रोजगार देंगे तो धान फसल कौन उगाएगा? तो आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि आप रोजगार देना नहीं चाहते? तो क्या क्या यही आपका तात्पर्य है कि आपको रोजगार देना नहीं है? अगर आप यही चाहते तो आपको हमारे देश के युवा वोट क्यों दे? अगर आपको रोजगार देना ही नहीं है तो युवा को वोट क्यों दे? डिजिटल बारे में तो अभी तक इतना साल हो गया प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हमारा गांव में अभी तक नेटवर्क नहीं है। तो हम कैसे डिजिटल बन सकते हैं, कैसे पढ़े करेंगे, कैसे मोबाइल से हम पढ़ेंगे? हमारा बच्चा लोग ऐसे बाहर में जाकर बहुत आदमी मर चुका है इंटरनेट के लिए। तो कब डिजिटल इंडिया होगा ये बात ही बोलते हैं, काम नहीं है। तो इस बारे में कुछ चर्चा कीजिए। धन्यवाद। अभी हमारा अपोजिशन लीडर जो बोला अभी चालू है, सब जगह में नेटवर्क बस रहा है अभी, और कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे हम, वो के लिए दिक्कत नहीं है। जैसे सर ने बताया कि रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1947 में 135 करोड़ जनसंख्या थी, 33 करोड़ सॉरी 33 करोड़ थी, और अभी 2020 में 130 करोड़ जनसंख्या थी। 4 सालों में अभी तक 45 करोड़ जनसंख्या हुई है। जितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं उतने मतलब बेरोजगार बढ़ती जा रही है। इस राय में मैं ये बताना चाहता हूँ कि तो अगर आपने जो बोला कि हमारा पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, तो ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा है हमारा अभी इंडिया में, तो इसके बारे में आपने क्या सोचा है? क्या आपने कुछ प्रावधान निकाले हैं इसके बारे में कि आप क्या करें? तो अपने आप सचेतन होना पड़ेगा। आप ऐसे पैदा करेंगे 4-5 बच्चे तो ऐसे ही हो जाएगा। 2 बच्चे बनाना है और सब सुविधा आप कम इनकम करेंगे और ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और इंडिया में ऐसे ही गरीबी छा जाएगा। यहाँ पर डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छा लगा और मैं मैम और सर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैम भी है, मैं तो बोलूँगा मैम बोल के भी नहीं पुकार सकता, मैं मम्मी बोल के पुकारूँगा। इसलिए मैं जिसको भी देखता हूँ मैं मम्मी ही बोलता हूँ, क्योंकि जो है मैं मिलता है ना वो मम्मी से ही हमको सीखना मिलता है। जो माँ है ना वो ही बच्चे को सिखाता है, पहले बाद में मैडम सर सब कुछ आ जाते हैं, पहले मम्मी ही सिखाता है। इसलिए मैं सब लोग को धन्यवाद देता हूँ और जितने लोग भी भाई और बहन यहाँ पर थे वो लोग को भी मैं अशीष धन्यवाद करता हूँ। और हम जितने भी डिस्कस किए हैं वो सब कुछ मैं हमारा स्पीकर मैम को हैंड ओवर करता हूँ। जो इस पार्टी के साथ है वो हाथ खड़ा करें। जो इस पार्टी के साथ है इन्होंने जो भी योजना सुनाई है उसमें से कौन कौन सहमत है? हाथ उठाइए, हाथ खड़ा। चलो उठाओ। अपोजिट में कितने सहमत है?
सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा, डबल हाथ। बेरोजगार कितने हाथ दो? दोनों तरफ नहीं हो। एक ही साइड दूसरी पार्लियामेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से नहीं, हमारे माध्यम से। वही बात है, सब मिलकर बातचीत करेंगे। शासक पक्ष ने जो बिल यहाँ पर पारित किया उसे अभी हमें लगता है कि ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है, तो इसलिए यह बिल अभी यहाँ पर स्थगित किया जाता है और नेक्स्ट सेशन जब होगा तब उसको पारित किया जाएगा।